वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 13 ऑफ रूह यारम। रूह को ज़बरदस्ती खाना खिलाकर उसे कमरे में भेज दिया, जबकि खुद वो ऑफिस रूम में आ गया था। अभी उसे थोड़ी ही देर हुई थी वहाँ बैठे कि उसके मोबाइल पर फातिमा बीबी की कॉल आने लगी। रूह की गैर मौजूदगी में भी उनका फ़ोन काफ़ी बार आता था, लेकिन उसने कभी उठाया नहीं। अस्सलामुअलैकुम, उसने फ़ोन उठाते ही एहतराम से सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, रूह से बात हो सकती है? उसे बहुत ज़रूरी बात बतानी है, फातिमा बीबी ने कहा। नहीं फातिमा बीबी, वो तो घर पर है। आप मुझसे कह सकती है जो कुछ कहना चाहती है, मैं उसे बता दूंगा, यारम ने कहा। बेटा, रूह को बता देना तानिया घर छोड़कर चली गई है। उसकी माँ अस्पताल में है, बहुत बुरा हाल है बेचारी का। वो कहती थी कि वो अपनी माँ से बात करना चाहती है। मैंने उसे नंबर भी दिया था, लेकिन उसने कॉल नहीं की, फातिमा बीबी ने कहा। जी, वो मैं उसकी बात नहीं करवा पाया। मैं रूह को बता दूंगा। आपका शुक्रिया ये बताने के लिए। यार हमने फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा, लेकिन उसे बेचैनी होने लगी कि क्या उसे रूह को ये बात बतानी चाहिए। वो उठने ही लगा था कि उसका फ़ोन एक बार फिर बजने लगा। हाँ बोलो साहब, उसने फ़ोन उठाकर कहा। डेविल, ये विक्रम बहुत तेज आदमी था। वो लड़कियों का धंधा करता था और उसके सारे आदमी हमारे खिलाफ हो चुके हैं, खास करके वो शान। वो तुम्हारे बहुत खिलाफ हो चुका है। यहाँ उसकी जबान नहीं खुल रही थी और वहाँ जाके हमें धमकियाँ दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, तुम ऐसा करो, उन सबको हमारी तरफ से दावत पर बुलाओ, हम उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। रूह को ये सब कुछ पसंद नहीं है साहब। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं अपनी रूह की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। साफ ना जाने अभी क्या कुछ बोल रहा था, लेकिन यारम फ़ोन बंद कर चुका था और पर्दे के पीछे खड़ी रूह आहिस्ता से बाहर निकल गई। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे 1% भी नहीं जानती, 1% भी नहीं। हाय मेरी प्यारी सी जासूस, कितनी जासूसी करेगी मेरी। तुम तो बहुत बहादुर हो गई हो रूह, अब बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ। वह मुस्कुराता हुआ बोला। यारम कमरे में आया तो रूह बेड पर बैठी हुई थी। वह आहिस्ता से चलता हुआ उसके करीब जमीन पर आकर बैठ गया और अपना सर उसकी गोद में रख लिया। शायद वे अभी थोड़ी देर पहले की होने वाली यारम की सार्फ के साथ गुफ्तगू के जेरे असर थी, इसलिए उसने उसकी हरकत पर कुछ नहीं बोला। रूह, मैंने बहुत सोचा कि जो काम मैं अपनी माँ के लिए नहीं कर पाया, वह मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिस तरह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, इसी तरह से तुम भी चली जाओगी। रूह, रिश्तों के बगैर इंसान बेजान हो जाता है, और तुम तो मेरा वाहिद रिश्ता हो जिसके साथ मेरे दिल का रिश्ता है। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता, उसके लिए चाहे मुझे भी कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तुम्हारे लिए एक कातिल के साथ रहना मुश्किल है ना। तुम मुझे इसीलिए कबूल नहीं कर सकती क्योंकि मैं यह काम करता हूँ। ठीक है, अगर इस काम की वजह से तुम मुझसे दूर हो रही हो तो मैं नहीं करूँगा ये सब, मैं सब कुछ छोड़ दूँगा। वे आहिस्ता से उसका हाथ थामे बोला। यारम, आप सच कह रहे हैं, आप सब कुछ छोड़ देंगे? रूह ने बेयकीनी से पूछा। तुम मेरी ज़िंदगी हो रूह, इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं एक ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। रूह, तुम मेरी जान हो, तुमसे दूर होने के बारे में सोचता हूँ तो सांसें रुकने लगती है। वह उसका हाथ अपने दिल के मकाम पर रखकर बोला। रूह, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं सच कहता हूँ, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बगैर। प्लीज़ मेरा यकीन कर लो, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। मैं नहीं जाऊँगी यारा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वे रोते हुए उसके सीने से लग गई। लेकिन रूह, सारिम तो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रहा है। मैं सारिम को अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे अपने खिलाफ सबूत दे दिए तो वह मुझे कानून के हवाले कर देगा, और वह लोग मुजरिमों के साथ क्या करते हैं ये तुम जानती हो। मैंने इतने गुनाह किए हैं रूह कि कोई मुझे बचा नहीं सकेगा। सारिम सिर्फ मुझे झूठे दिलासे देता है। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। शायद वह मुझे फांसी से बचा ले, लेकिन ताउम्र कैद से नहीं बचा पाएगा। मैं सारी जिंदगी जेल में सड़ूंगा, तुमसे दूर हो जाऊंगा। यारम, तो आप वो सबूत कहीं छुपा देना ताकि वो सारिम तक पहुंच ना पाए। वो सबूत तो सिर्फ आपके पास है ना। अगर आप किसी को देंगे ही नहीं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और आप तो वैसे भी वो काम दोबारा नहीं करेंगे। हर गुनाह की सजा दी जाए जरूरी तो नहीं। वह उसके सीने से लगी हुई बोली। लेकिन रूह, सारिम को तो मुझे गिरफ्तार करने पर मेडल मिलेंगे, उसकी प्रमोशन हो जाएगी। वे किसी भी हाल में सबूत ढूंढने की कोशिश करेगा और फिर तुम्हें मुझसे दूर करने की। मैं कहीं नहीं जाऊंगी यारम, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। वे उसकी बात काटते हुए बोली। सारिम से मैं खुद बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्लीज परेशान मत हो, आप बस ऐसे गंदे कामों से तौबा कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूह प्यार से उसे समझाने लगी। जब यारम ने उसे अपने सीने से लगाया तो वह अपने डिंपल छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था।
यारम पुरसुकून नींद सो रहा था, जबकि रूह उसके साथ बैठी यही सोच रही थी कि वे उसे सारिम से कैसे बचाए। यारम, यारम उठे। उसने यारम को जगाया। क्या हुआ? अभी नींद नहीं आ रही? यारम ने प्यार से पूछा। यारम, वे सबूत कहाँ हैं? कौन से सबूत? यारम, जो आपके खिलाफ है। वे सबूत आपने कहाँ रखे हैं? मुझे दे दे। रूह ने कहा। तुम मेरी चाबी चोरी करके गई थी, वहीं पड़े हैं। यारम ने मुस्कुराकर कहा। आपको वे चाबी वापस कहाँ से मिली? रूह ने शर्मिंदगी से पूछा। बेबी, तुम ड्रेसिंग टेबल पर रखकर भूल गई थी। 0 नंबर देता हूँ तुम्हें तुम्हारी जासूसी के लिए। फेल हो तुम जासूसी में। क्या करोगे इन सबूतों का? क्यों पूछ रही हो? यारम मुद्दे पे आया। आप वो सबूत मुझे दे तो सही। आप मुझे सबूत दे तो सही। रूह ने कहा तो यारम चाबी उठाकर बाहर गया और अपने खिलाफ जितने भी सबूत थे सब इकट्ठा करके उसके सामने ला दिए, जिसमें 2 फाइलें और बहुत सारे यूएसबी शामिल थे। उस दिन ये सब चीज़ें सामने टेबल पर पड़ी थी। रूह ने सब कुछ देखा था, लेकिन उस वक्त उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था। उस हिसाब में सामने रखी गई चीज़ों में क्या मिलना था? यारम उसकी सोच पढ़कर खिलखिलाकर मुस्कुराया। अब क्या करना है? ये सब कुछ सारिम को देना है। यारम उसके करीब बैठकर पूछने लगा। रूह ने वो सब कुछ उठाया और उसे बाहर चलने का इशारा किया। बाहर अंधेरा होने की वजह से उसे डर लग रहा था। यारम समझता था। वे दोनों बाहर आए। रूह ने सब कुछ लॉन के एक कोने में रखा और फिर उसे साथ लिए किचन में आई। वहां से माचिस ली और उन सब चीज़ों को जलाने लगी। यारम ने उसे न रोका और ना ही कुछ कहा। रूह ने एक-एक यूएसबी को भी जलाना चाहा। कुछ तो जल गई, लेकिन कुछ लोहे की होने की वजह से नहीं जली। यारम, ये तो जल ही नहीं रही। वो होशियारी से अपने शोहर के कारनामों के सबूत मिटा रही थी। यारम मुस्कुराया। तुम रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। वो उसे कहकर अंदर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक शीशी थी जिसमें न जाने क्या था। रूह, हाथ बचाओ, ये तेजाब है, इससे तुम्हारा हाथ भी जल सकता है। यारम ने एहतियात से उसका हाथ थामकर शीशे की बोतल खोलकर उन चीज़ों पर फेंक दी। लोहे की यूएसबी गलने लगी थी और यारम के खिलाफ सब सबूत मिट चुके थे। आज तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है रूह, अब मैं दोबारा कभी ये काम नहीं करूँगा। यारम ने उसका माथा चूमते हुए अपने साथ लगा लिया। अब तुम अंदर चलो और आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यारम, आप भी चले ना अंदर। रूह ने कहा। हाँ बेबी, मैं बस अभी आता हूँ। जब तक कि सब कुछ ठीक से जल नहीं जाता मैं यहीं रुकूंगा। रूह हाँ में गर्दन हिलाती हुई अंदर अपने कमरे की तरफ चल दी, जबकि यारम ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उस पर नंबर डायल करने लगा। यारम, ये इस वक्त मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है? सारिम ने समय देखा जहाँ घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। उसने ये सोचते हुए फ़ोन उठाया। सारिम, सॉरी, मैं तुम्हें रात को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुम्हें बहुत ही बुरी खबर देने वाला हूँ। वो सबूत जिनके लिए तुम मेरी रूह को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, वो थोड़ी देर पहले रूह ने जला दिए हैं। अब तो शायद उन चीज़ों की राख भी नहीं बची। आखिरकार रूह ने तेजाब से जलाया है उन सबको। मेरी बीवी तो मुझसे भी ज़्यादा सफाई से ये काम करती है। यारम ने मुस्कुराते हुए सूचना दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सारिम जैसे होश की दुनिया में आया। आवाज़ कम रखो, उर्वा जाग जाएगी, फिर 1000 सवाल पूछेगी। किस किस सवाल का जवाब दोगे तुम? और एक और बात कान खोल सुन लो। आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आऊँगा। मायरा मुझे भी बहुत अजीज है सारिम, लेकिन यकीन करो रूह से ज़्यादा यारम खुद भी नहीं। अब अगर तुम वार करोगे तो वार सहने के लिए तैयार रहना। यारम काज में हर बार भगसता नहीं है। यारम फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि अपनी नींद आराम से पूरी करने वाले इंस्पेक्टर सारिम की नींद हराम हो चुकी थी। तैयार रहना बीवी, आज शाम को सारिम के घर डिनर है। मैं कुछ हिसाब पूरे करके वापस आऊँगा। वे घर से जाते हुए बोला कि अचानक उसे फातिमा बीवी की बात याद आ गई। लेकिन वे ऐसी औरत के बारे में रूह को क्या बताता जिसने रूह को ही बेच दिया। फिर उसके दिल में ये डर भी था कि कहीं वे औरत शेख शम्स के बारे में ना जानती हो कि वह मर चुका है। अगर ये राज रूह पर अभी खुल गया तो एक और मसला बन जाएगा। और फिलहाल यारम कोई और पंगा नहीं लेना चाहता था। वह घर से निकलकर सीधा ऑफिस में आया, जहाँ शार्फ, मासूमा, खिजर और लैला बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी हालत से वे अच्छे से वाकिफ था, इसलिए कमरे में दाखिल होते ही मुस्कुराया। डेविल, सार्फ क्या कह रहा है? क्या तुम ये काम छोड़ रहे हो? क्या तुमने कल उसे फ़ोन पर कहा है कि तुम मजीद ये सब कुछ नहीं करोगे? खिजर ने परेशानी से पूछा। आज मैं और रूह सारिम के घर डिनर पर जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि रूह वहाँ जाकर सारिम की बातों में आए। रूह मेरे पीछे खड़ी मुझे सुन रही थी, इसलिए मैंने सार्फ से उस तरह से कहा था। और यारम मरते दम तक ये काम नहीं छोड़ेगा। जब तक मजलूमों पर जुल्म होता रहेगा तब तक यारम जैसे लोग पैदा होते रहेंगे, चाहे फरिश्ते बनकर पैदा हो या शैतान बनकर। इस वक्त रूह और यारम सारिम के घर पर डिनर कर रहे थे। उसे सारिम की बीवी उर्वा बहुत अच्छी लगी, लेकिन
अब उसे सारिम अच्छा नहीं लगता था, जबकि उन दोनों की बेटी मायरा यारम के साथ बहुत फ्रैंक घुली मिली थी। उर्वा ने उनके निकाह के बारे में पूछा, जिस पर रूह बताने लगी उनका निकाह फ़ोन पर हुआ है। लेकिन उससे पहले ही यारम बोल उठा, पहले हमारा निकाह फ़ोन पर हुआ था, फिर एक दूसरे को समझने के बाद हमने फिर से निकाह किया है, क्योंकि हम दोनों ही उस निकाह को कबूल नहीं कर पा रहे थे। क्यों रूह, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? यारम ने कहा और रूह को देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी, जबकि सारिम उनकी हर बात को नोट कर रहा था। यहाँ यारम की रूह की बात काटकर खुद बोलना उसे शक में डाल गया। सारिम ने रूह से अकेले में बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन यारम ने उसे ऐसा कोई मौका नहीं दिया। मायरा कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी बातें करती है ना। रूह गाड़ी में मुसलसल लगातार मायरा के बारे में बात कर रही थी। मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही बेटी चाहिए। यारम के कहने पर उसकी बोलती बंद हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यारम अचानक ये बात कहेगा। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? क्या तुम्हें मायरा जैसी बेटी नहीं चाहिए? यारम ने मुस्कुराते हुए उसका शर्माया हुआ रूप देखा। यारम, आप ना, पता है बहुत बुरा हूँ। यारम उसकी बात काट कर बोला, बहुत अच्छे हैं आप। वह उसके बाजू पर सिर रखते हुए बोली, अच्छा फिर बताओ मायरा जैसी बेटी कब दे रही हो मुझे? वे फिर से शरारती अंदाज में पूछने लगा। यारम, आप खामोश होकर गाड़ी चलाए। आपको याद नहीं है कि ड्राइविंग के दौरान आपको बात करना पसंद नहीं है? रूह ने उसे उसकी ही बात याद दिलाई, जिस पर यारम कहा लगाकर हंसा। हाँ भाई, चुप होकर गाड़ी चलानी चाहिए, बल्कि खामोशी से अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए। लेकिन आइसलैंड तो हम अपने बच्चों को लेके नहीं जा सकते, तो फिर तुम क्या कहती हो, हम कहाँ ले जाया करेंगे उन्हें? यारम फिर शरारती अंदाज में पूछने लगा। यारम, रूह ने घूर कर उसका नाम पुकारा, जिस पर एक बार फिर यारम का कहा गूंजा। यारम अपने ऑफिस रूम में ना जाने क्या कर रहा था। यारम ने उससे कहा था कि सब कुछ छोड़ने में उसे वक्त लगेगा, एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। वे अचानक ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। रूह काफी देर उसका इंतजार करती रही, फिर सो गई। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। आंखें खोली तो देखा यारम उस पर झुका उसे मुकम्मल अपनी कैद में ले चुका था। बेबी, मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं, वे सरगोशी फुसफुसाहट से कहता उसकी सुराहीदार गर्दन पर अपने लब रख गया। यारम ने एक नज़र उठाकर उसे देखा, जहाँ शर्म और हया से वे खुद में सिमट रही थी। यारम बेइख्तियार उसके होठों पर झुका और अपने प्यार की मोहर लगा दी। हमें जल्दी से जल्दी बच्चों का इंतजाम करना होगा, इतने प्यारे प्यारे नाम सर सीखे हैं मैंने, कहीं वेस्ट ना हो जाए। वह उसके होठों को आज़ादी बकस कर फिर से बोलने लगा, जबकि गुस्ताखियाँ अभी तक जारी थी। वो उसकी इस गुस्ताखी की ताब न लाते हुए उसके सीने में मुँह छुपा गई। वे भागते हुए जा रही थी। यारम तेज कदम उठाता उससे दूर हो रहा था और वे उसके पीछे भागती उसे पुकार रही थी। और फिर यारम उससे दूर चला गया और उसकी आंख खुल गई। उसने अपने आगे पीछे देखा, जहां कमरे में वह बिल्कुल अकेली थी। वह तेजी से बाहर आई। इस वक्त वह सिर्फ यारम को देखना चाहती थी। बाहर आकर उसने शिफा से पूछा, तो उसने कहा कि यारम काम पर जा चुका है। उसकी बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ने लगी। यारम अपने काम पर जा चुका था। उसने अपना फ़ोन निकाला और बाहर आकर यारम का नंबर मिलाने लगी। 2-3 बार फ़ोन बजने के बाद बंद हो जाता, लेकिन यारम आगे से फ़ोन नहीं उठाता। उसे मज़ीद और भी घबराहट होने लगी। इस वक्त उसे सिर्फ यारम को देखना था। या अल्लाह, यारम बिल्कुल ठीक हो। वह अल्लाह से दुआ मांगती, बार बार फ़ोन मिलाती, लेकिन यारम आगे से फ़ोन नहीं उठाता। फिर उसने एक फैसला किया और कदम बाहर की तरफ उठाए। बाहर आकर मुलाजिम से कहा कि उसे यारम के ऑफिस जाना है। उसने 1 मिनट सोचा, फिर उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठने को कहा और कुछ ही देर के बाद वो यारम के ऑफिस में थी। मासूमा के अलावा और कोई नहीं था जिसे वो जानती थी। उसने मासूमा से यारम के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए बताया कि वो साइट पर गए हैं और वो फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि उनका फ़ोन यहाँ ऑफिस में पड़ा है। लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मासूमा ने रूह से पूछा। मासूमा, प्लीज़ मुझे यारम के पास ले चलो, मैं एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। रूह ने अपने कांपते हाथों से मासूमा का हाथ थामा। ठीक है रूह, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अभी सर के पास ले चलती हूँ, मासूमा ने कहा और उसे अपने साथ चलने को कहा। रूह बिना कुछ बोले उसके साथ चल दी। मैंने तुम्हें समझाया था कि यारम के साथ गद्दारी करने वालों को यारम नहीं बख्शता, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। डेविल, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा भविष्य में तुम्हारी खबर किसी तक नहीं पहुंचाऊंगा। मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा। खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो। वे रोते हुए उसके पैर पकड़ने लगा। यारम के कानून में गद्दार के लिए कोई माफ़ी नहीं है, सिर्फ एक सज़ा है। यारम ने हाथ में पकड़े ब्लेड की तरफ इशारा किया।
और उसके साथ ही वे ब्लेड उसकी कलाई पर चलाने लगा। आदमी दर्द से तड़पने लगा। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। यारम का ब्लेड किसी सांप की तरह रेंगता हुआ उसके जिस्म पर चल रहा था। उसके जिस्म पर लाल लकीरें बन रही थी। वह ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रहा था, लेकिन यहाँ तरस खाने वाला कोई न था। डेविल, प्लीज जल्दी करो, मेरे कान में दर्द होने लगा है, सार्फ ने कहा। जल्दी नहीं, मुझे मजा नहीं आएगा, यारम ने मुस्कुरा कर कहा। डेविल, प्लीज जल्दी करो, मुझे और भी काम है, खिजड़ ने कहा। तुम लोग कभी भी सुकून से मुझे मेरा काम नहीं करने देते। ये कहते हुए यारम ने ब्लेड उस आदमी की गर्दन पर दे मारा। फिर आदमी की चीख के साथ एक और चीख बुलंद हुई। यारम ने पलट कर देखा जहां रूह जमीन पर बेहोश पड़ी थी। यारम ने जैसे ही पलट कर देखा रूह जमीन पर बेहोश पड़ी थी, वे तेजी से उसकी तरफ आया और उसे उठाने लगा। क्या हुआ ऐसा? इसे कौन लाया है यहाँ? यारम ने गुस्से से मासूमा की तरफ देखा, जो खुद बुरी तरह घबराई हुई खड़ी थी। मुझे नहीं पता था कि आप लोग यहाँ इसलिए आए हैं। आप लोग तो बात करने आए थे। रूह काफी घबराई हुई थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई। मासूमा ने अपनी सफाई पेश की, जबकि यारम का दिल चाह रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे। इतनी मुश्किल से उसने सब कुछ ठीक किया था और मासूमा की एक गलती की वजह से सब कुछ फिर से बर्बाद हो चुका था। रूह की हालत बता रही थी कि वे सब कुछ सुन ही नहीं बल्कि अपनी आंखों से देख भी चुकी है। यारम ने एहतियात से उसे उठाया और वहां से सीधा निकल गया। वे खिजर के साथ उसके पीछे जाने लगी जब सार्फ ने उसे पकड़कर जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। तुम बातों से सुधरने वाली नहीं हो मासूमा, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। डेविल की टीम में काम करने वाले लोग इतनी गलतियां नहीं करते। वे उसे सीधा घर ले आया था। डॉक्टर घर पर ही उसे चेक कर रहा था। शार्क, खिजर, मासूमा, लेला, सब लोग यहाँ थे। सब लोग अपनी अपनी जगह परेशान थे, लेकिन यारम की हालत उन सब से अलग थी। वह एक सेकंड के लिए भी आराम से नहीं बैठा, बल्कि मुसलसल लगातार टहल रहा था। शायद वे आगे के बारे में जानता था। कितनी मुश्किल से उसने रूह का एतबार विश्वास दिलाया था और अब सब पर पानी फिर चुका था। मासूमा कितनी बार उसके करीब आकर माफ़ी मांगने की कोशिश कर चुकी थी। मासूमा, मैं इस वक्त कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ भी नहीं, उसने अल्फाज अलग अलग करके अदा किए। तो मासूमा खामोश होकर बैठ गई। मासूमा जानती थी कि सार्फ उससे नाराज है। वो पहले से ही उस पर बहुत गुस्सा है। अब तक मासूमा ने जो उसके साथ किया उसकी वजह से सार्फ उससे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मासूमा इतनी बड़ी कसूरवार नहीं थी। उसने सार्फ को कभी नहीं कहा था कि वे उसे चाहती है या उससे शादी करेगी। उसने तो हमेशा सार्फ के जज्बात को बहकने से रोका था। उसने हमेशा यही कहा था कि वो यहाँ सिर्फ अपने बाप की मौत का बदला लेने आई है, ना कि घर बसाने। जबकि लैला अब अपना सारा वक्त खिजर के साथ गुजारती थी, वो खिजर को समझने लगी थी। वो बज़ाहिर एक दूसरे के दोस्त ही थे, लेकिन खिजर के अंदर एक उम्मीद जागी थी कि क्या पता लैला उसकी मोहब्बत को कबूल कर ले। जबकि लैला को अब खिजर का साथ अच्छा लगने लगा था। फारिग वक्त में वो अक्सर इकट्ठे नजर आते, यहाँ तक कि लैला अब खिजर को अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहने लगी थी। रूह को होश आए काफ़ी वक्त हो चुका था, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत न थी कि उसके पास जाए। मैं जाकर बात करूं उससे, लैला ने कहा। नहीं, मैं खुद जाऊंगा, यारम ने धीमी आवाज में कहा। तो फिर जाओ और बता दो उसे, और अब मजीद कोई भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ नहीं आता यारम, तुम झूठ से सबसे ज्यादा नफरत करते थे और अपनी ही मोहब्बत से तुम इस हद तक झूठ बोल रहे हो। खिजड़ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मैं उसे खोने से डरता हूँ। खिजर, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं खो सकता। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। जाने कितने ही लोग हैं जो ये सोच कर सोते हैं कि अल्लाह उनके लिए किसी को जरूर भेजेगा जो आकर उनकी मदद करेगा, उनकी तकलीफ दूर करेगा। मैं उन लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ सकता। रूह बिल्कुल कमरे में खामोश बैठी थी। यारम उसके करीब आकर बैठा, तब भी वो कुछ नहीं बोली। लेकिन जब यारम ने उसका हाथ थामने की कोशिश की तो रूह ने अपना हाथ छुड़वा लिया। हाथ मत लगाइए मुझे, धोखा दिया है आपने मुझे। आप वैसे ही हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले। नहीं रह सकती आपके साथ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान भेजे, मैं अपने घर वापस जाऊंगी। रूह उसे देखकर बोली, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, मुझे छोड़ दे। रूह उसकी बात काटते हुए बोली, लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले यारम का जोरदार थप्पड़ उसे बेड पर गिरा गया था। खबरदार जो ऐसी बकवास दोबारा की। वे एक हाथ से उसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए बोला, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, चली जाऊंगी यहाँ से, और आप मुझे जबरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते। मुझे मेरे घर वालों के पास जाना है। आप एक बेहिस और बेरहम इंसान हैं, और आप जैसे इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, बल्कि आपको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है।
किसी की जान लेने वाला इंसान नहीं हो सकता। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, अपने घर वालों के पास। वह चिल्लाकर बोली, कौन से घर और कौन से घर वालों की बात कर रही हो रूह? उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें बेच दिया। कोई हंसी खुशी निकाह नहीं करवाया गया था तुम्हारा, बेचा गया था तुम्हें यहाँ। तुम्हारे नाम की दौलत पर वो लोग ऐश कर रहे हैं। तुम्हें बेचकर जो रकम उन्हें मिली है उस पर जी रहे हैं वो। रूह, तुम्हें दुनिया में कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना सैयद यारम काज़मी करता है। मेरे प्यार का मुकाबला उन लोगों के साथ मत करो। मैं बेहिस हूँ, बेरहम हूँ, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूँ कि अपनी खुशियों के लिए किसी को बेच दूँ। तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता था। जिन लोगों के लिए तुम्हारे दिल में इतनी मोहब्बत है वे तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें बेचकर अपनी ज़िंदगी संवार चुके हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं रूह। यारम शुरू में जितने गुस्से में मुझसे बोला था उसका गुस्सा अब उतना ही ठंडा हो चुका था। उस वक्त वह रूह का चेहरा थामे मोहब्बत से समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रूह की सोच अभी तक वहीं रुकी थी कि उसे बेच दिया गया था। उसका निकाह नहीं करवाया गया था, बल्कि पैसों की खातिर उसे बेच दिया गया था। बचपन से वो अपने मामू के नाम के ताने सुना करती थी। उसकी अम्मी उसे हमेशा कहा करती थी, तेरा मामू तुझे छोड़कर भाग गया। रूह जब पैदा हुई थी तब उसका मामू सिर्फ 13 साल का था। वो तो उसका नाम तक नहीं जानती थी, बस इतना पता था कि उसका एक ही रिश्ता है जो दुनिया में अब भी मौजूद है। वो हमेशा अपने उस मामू की ज़िंदगी की दुआएं मांगती थी। हाँ, शायद वो शख्स आज उसके करीब होता तो उसे इस तरह कोई सहारा मिलता और वो इस तरह ना बिकती। लेकिन वो अब उसे कहाँ मिलता। वो तो 18 साल पहले ही अपने बहन के मरने के बाद उसे छोड़कर कहीं गायब हो गया था। रूह रोते रोते जमीन पर बैठ गई, जबकि यारम ने भी जमीन पर बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया था। रूह की जात इतनी बेमोल थी। आज एक और राज रूह पर फाश रिवील हुआ था। रात को रोते रोते ना जाने कब रूह की आंख लग गई। यारम ने उसे जमीन से उठाकर बेड पर लिटाया। यारम रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। वो उसे कभी भी नहीं बताना चाहता था कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन उसकी बार बार पाकिस्तान जाने की जिद ने उसे मजबूर कर दिया था। अब शायद वो पाकिस्तान जाने की बात ना करे, लेकिन उससे दूर जाने की कोशिश जरूर करेगी। अब वह बिना डर और खौफ के उससे कहती थी कि वो उसके साथ नहीं रहेगी, और यारम को हर हाल में उसे अपने साथ रखना था, चाहे उसके लिए उसे अब कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वैसे भी प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। सुबह वे यारम के बिल्कुल करीब सो रही थी। यारम ने किसी तकिए की तरह उसे खुद में भींच रखा था। रात बेचैनी में गुजर गई। उसे एक सेकंड भी नींद नहीं आई। वे अब भी जाग रहा था। नमाज का वक्त होने लगा था। रूह ने यकीनन अगले 5-10 मिनट में जाग जाना था। वह सारी रात उसके जागने का ही इंतजार करता रहा। वह उसकी बेचैनी बांटना चाहता था। इस ख्याल के ऐन मुताबिक रूह जरा सा कसमसाई। अगले ही लम्हे रूह को अपने ऊपर वजन महसूस होने लगा। साथ ही उसे अपने आप को उसकी नज़रों के हिसार में यारम की नज़रों का एहसास हुआ। उसने जानबूझकर आंखें नहीं खोली। यारम ने उसकी आंखें खोलने का इंतजार किया। वह उसके इतने करीब मौजूद था, शायद इसलिए वे अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। उसकी जासूस और अदाकारियां भी थी। यारम के डिंपल नुमाया हुए। यारम ने उसके गाल की तरफ देखा जहाँ उसकी 4 उंगलियों के निशान थे, साफ थे। जब भी उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, रूह जरूर ऐसी कोई बात करती है कि उसका हाथ उठे। कल रात भी उसने ऐसा ही किया था, और यारम का हाथ उसके चेहरे पर छप गया था। यारम ने बेसाख्ता उसके गाल पर अपने होंठ रखे। जाने कितनी देर वे अपने होठों की प्यास बुझाता रहा। उसके सुर्खी मैल लाल होते गाल के हर निशान पर उसने अपने होठों से मरहम लगाया। उसके इतने करीब से रूह ने जरा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन यारम ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। रूह ने उससे दूर हटने की कोशिश की, बल्कि यारम तो उसके चेहरे के नक्शों में खोसा गया था। फिर रूह ने बाकायदा उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया। फिर मुस्कुरा कर वे उससे दूर हुआ। फिलहाल उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था, और उसे रात की हर सोच से दूर रखना चाहता था। यारम आहिस्ता से उसके करीब से उठकर सीधा हुआ। सोया देखकर बिल्कुल फ्री ही हो जाते हैं। रूह बड़बड़ाते हुए उसके करीब से उठने लगी, जबकि यारम सुन चुका था। अगले ही लम्हे यारम ने उसे खींचकर बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। तो ऐसा कहो ना कि तुम्हें सोए हुए प्यार करना अच्छा नहीं लगता, जागते हुए प्यार करूं। वह उसके लबों पर झुकते हुए बोला, और उसकी सांस रुक गई। जाने कितनी ही देर वे उसके लबों पर झुका खुद को सैराब करता रहा। आज उसे बखसने का कोई इरादा नहीं था। उसके होठों से अपने होठ अलग करते हुए वह उसकी गर्दन पर झुका। यारम प्लीज, मुझे नमाज अदा करनी है। रूह समझ चुकी थी कि अगर अब भी कुछ ना बोली तो यारम सुबह सुबह ही उसके होश ठिकाने लगा देगा। रूह बड़ी मुश्किल से यह शब्द कह पाई। यारम ने नजरें उठाकर एक नज़र उसके चेहरे को देखा, जहाँ किसी किस्म की बेजारी नाराजगी नहीं थी। वह उसके करीब आने पर कभी बेजार नहीं होती थी, और यह चीज़ यारम को सुकून देती थी। यारम ने उसे फासला करते हुए मुंह बनाया तो रूह मौका देखते ही भाग निकली।
यारम ने एक ठंडी आह भरकर वॉशरूम के दरवाजे को देखा। यारम के जाने के बाद रूह पहले पूरे कमरे में टहलती रही। वह ये समझ चुकी थी कि यह आदमी उसे यहाँ से निकलने नहीं देगा, और अब वे जाती भी कहाँ। उसकी माँ ने तो उसे बेच दिया था, लेकिन क्यों? क्या वे इतनी बेमौल थी? रूह सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वे उसकी सगी माँ न थी, लेकिन वे माँ तो थी। एक माँ अपनी बेटी के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? अगर उसकी जगह उसकी अपनी तीनों बेटियों में से कोई और होता तो क्या वे उसके साथ भी ऐसा ही करती? कभी नहीं। बेचने के लिए उसके पास सौतेली बेटी ही थी, जिसे बेचने के बाद उसे कोई अफसोस ना था। अगर यारम उससे मोहब्बत ना करता, उस वक्त कहाँ होती वे? यह सोच ही उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। यारम जैसे कातिल के साथ रहना नामुमकिन था, मगर वे अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती थी। अपनी बेबसी पर जितना रो सकती थी रोई, और फिर उठकर बाहर आ गई। अगर यारम सब कुछ छोड़ देता तो उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती, लेकिन अभी नहीं। यारम कभी नहीं बदल सकता था, वे एक दरिंदा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।